सीएम सुक्खू ने आज दिल्ली में राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन से की मुलाकात। बोले, पहाड़ी राज्यों को जनसंख्या से दोगुना हिस्सा मिले, आर्थिक रूप से सहयोग करे केंद्र। बैजनाथ में पिता पर दरार से हमला, बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर न्यायालय परिसर में किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिमला में शास्त्रीय शिक्षक पर छठी की छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप, जनवादी महिला समिति ने किया घेराव, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान बोले, हिमाचल को चाहिए विशेष राहत पैकेज, आपदा प्रभावितों को वन भूमि पर मिले घर बनाने का हक। इल्लौरधार में भारी भूस्खलन, NH 707 पर चट्टानों ने निगली पूरी सड़क। शिमला के खेरा गांव में शराब ठेका खुलने से बिफरे पंचायत प्रतिनिधि, पूरे पैनल ने दिया सामूहिक इस्तीफा। भोलेनाथ के नाम पर 7वीं बार श्रीखंड महादेव पहुंची कुल्लू की ईशानी ठाकुर, नंगे पांव चलकर पूरी की यात्रा। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। डाली नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की। उन्होंने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा और कहा कि पहाड़ी राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि हिमाचल को उसकी भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के अनुसार कम से कम जनसंख्या के अनुपात से दोगुना हिस्सा दिया जाए। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने की भी सिफारिश की और कहा कि राज्य की वित्तीय संरचना को स्थिर बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। वहीं इसके बाद सीएम सुक्खू ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। क्या कुछ बोले नितिन गडकरी से मिलने के बाद सीएम सुक्खू, सुनिए। नितिन गडकरी जी से हमने NHI के संबंध में बात की है, नेशनल हाईवे के संबंध में बात की है, मोर्थ के जो रोड के कार्यक्रम, जो सड़कें बन रही है उसके द्वारा बात की है। और माननीय नितिन गडकरी जी को हमने कहा कि जो अभी डिजास्टर आया है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की एक सड़क थी जिसको छतरी, जंजाली, थुनाग और बक्सियाड़ रोड को हमने कहा कि CRF के तहत फंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको आप गति शक्ति में डालें ताकि कार्य जल्दी हो सके। तो हमने कई मुद्दों पर बात की और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने उन सब बातों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की। नीति आयोग में मुलाकात की। हिमाचल के कांगड़ा जिले के बैजनाथ मिनी सचिवालय में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बेटे ने अपने ही पिता पर दरार से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। आरोपी विनोद कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल लेखराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच पहले से मुकदमेबाजी चल रही थी। हमला न्यायालय परिसर में किया गया, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिमला के एक सरकारी स्कूल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। छठी कक्षा की एक छात्रा से स्कूल के शास्त्रीय शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा ने अपनी बहन को बताया कि शिक्षक उसे गलत तरीके से छूता है, इसी डर से वह स्कूल नहीं जा रही थी। जनवादी महिला समिति ने इस मामले की जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचकर शिक्षक का घेराव किया और मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ जो है वो की जा रही है। आरोपी वीडियो में सभी आरोपों को नकार रहा है, लेकिन मामला गंभीर है। आप भी देखिए इस वीडियो को। करने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है और भी इनके लिए क्यों डांटते वो भी है, उनके लिए क्यों नहीं बोले? डांटते वो भी उनके लिए क्यों? इनके सबने बोला बच्चा पढ़ने में कमजोर है, लेकिन मेरे को खुद बताया कि ऐसे ऐसे लेके जाते हैं।
और इसमें इसकी बहन कंप्यूटर सीखती है, अपनी मम्मी करती है, अपनी बहन को बताया। स्कूल नहीं आती थी ना मैम, से बोला कि स्कूल क्यों नहीं, कि पापा ने इसको पूरी तरह से मारा कि स्कूल क्यों नहीं जा रही, उनको पता था कि मैं होमवर्क नहीं करती। और फिर इसने अपनी दीदी को बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, अपने टीचर ऐसा करते हैं, टीचर ने कहा बोले नहीं नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, नहीं घर में बच्चे क्यों नहीं, नौकरी के लायक ही नहीं मैडम ये। हर एक तो ना आप या तो हमें कार्रवाई करें या आप अपना फोन बंद करो मैडम। अच्छा अच्छा नहीं वो हमारी कार्रवाई इसको बंद बोल सकती है कि हमको मारते हैं। नहीं, मेरे ऊपर नहीं गुजर रही जी, आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं इस बच्चे के प्रति कोई झूठा नहीं है, झूठा नहीं है, ठीक है ना। बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है हमारे को पता है, उसके पेरेंट्स को पता है, ठीक है ना। झूठा एलिगेशन नहीं है, झूठ आप बोल रहे हो। कि तू क्यों नहीं जा रही, फिर अपनी बहन को बताया इसने। मैंने इसको दो चैप्टर होमवर्क दिए हुए हैं, उसी लिए नहीं आ रही है। 2 चैप्टर इसको औरों के लिए क्यों नहीं बोलती है बेटी, और टीचरों के लिए क्यों नहीं, मेरा इतना सा सवाल है, और इन टीचरों के लिए क्यों नहीं बोला। हाँ तो नहीं करती नहीं है मैम, कोई किससे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक निभा रहे हैं कि हाँ जी आप अपने स्टाफ को बचाएंगे, क्यों बचाना, ठीक है ना। पर गलत है कोई बात नहीं है जी। नहीं बचाने आप वाली क्यों बोल सर रहे हैं? हर आप साइड से आप क्यों दे रहे क्लियरेंस, मैं सिर्फ हर साइड से क्लियरेंस। मैं इतना बता चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना सर, है ना, वही सही बात है ना। जिस दिन अपनी बेटी को होगा ना उस दिन लगता है पता आज बेटी डिप्रेशन में है, अपने बहन से बोला है, माँ से हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बोल नहीं रही है वो। घर में सिचुएशन है तो देखिए हमारे पेरेंट्स फादर ने भी एलिगेशन को अगर कुछ भी हुआ इसकी फादर ने ही यही सोचा कि स्कूल में 1-2 बार मैंने इनको फोन किया। नहीं जंगल में नहीं स्कूल में आए मैं अपने घर में फिर मैं आप खुद ही आपने बोला किस दिन आप नहीं थे, आपने तो फिर सुनी, मैंने बोला मैं मैं नहीं इन थी, चीजों के लिए डांटता हूँ कि आप बेटा ऐसे काम क्यों करते हो। मैंने सौम्या को फिर भी ये डांटा, तू गलत हो क्यों बोला ऊपर स्कूल में जाके। मैंने मैडम से भी बात हमारे की, घर ही तो मैडम सुनते हैं बात, हम नहीं, उनके साथ बात अभी चलो जी, अगर ऐसी बात होती तो सौम्या भी है जी, कभी ऐसा आपको क्यों लगा। वो सौम्या इसको ने भी- बोला इधर, मैंने भावना मैम को, वो सुनते हैं बात, मैंने उनको बोला मैम ऐसा नहीं, था, अगर मेरे ऐसा होता बच्चे ना कि जंगल अगर में मेरी नहीं गलत थे। आप सौम्या को मैंने भी नहीं पूछ सुना सकते हैं फिर बात। कि मैंने कभी ऐसा किया, आप और बच्चों को भी पूछ सकते हैं। ये हम पूछेंगे और बच्चों को भी पूछेंगे, हम पूछेंगे अभी इस वजह और बच्चों को। आप इस तरह की हरकत करोगे, आप बता के करोगे क्या, नहीं, बता के करोगे क्या, हैं? बता के करोगे। आपकी खुद की भी बेटी है, कि आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होगा आप ऐसे बोलेंगे नहीं 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 ऐसे इल्जाम लगा रहे, ये बच्चे की क्या समझ है। प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिराज क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उन्हें वन भूमि पर घर बनाने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने बीजेपी सांसदों से अपील की है कि वे भी हिमाचल के पक्ष में केंद्र से मदद की मांग करें। हिमाचल प्रदेश में आपदा ने कई लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है। राज्य सरकार को अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मदद की जरूरत है और केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए। आपदा से प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है और जिला मंडी के सिराज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मांग की है कि आपदा प्रभावितों को नया घर बनाने के लिए वन भूमि पर हक दिया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सांसदों से भी अपील की कि वो हिमाचल प्रदेश के हक के लिए मोदी सरकार से मांग करें। हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज की जरूरत है ताकि आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान की जा सके। देखिए, मानसून जब से आया है हिमाचल में बहुत बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटनाएं या बाढ़ आने की वजह से जो है खास तौर पे जो मंडी जिला के सिराज के जो इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। जाने गंवा दी लोगों ने अपने घर, जो वर्षों से एक एक पाई जोड़ के लोग अपना घर बनाते हैं गांव में, आप समझते हैं किसान लोग हैं, मेहनत करके अपने घर बनाए, सारे लोगों के घर बह गए। उनकी जो कृषि योग्य जमीन थी जिसमें वो अपना जीवन आगे चलाते थे उसका बहुत नुकसान हुआ। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है लगातार बारिश होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और अभी मॉनसून का जो समय है
अभी तो तकरीबन 15 दिन ही हुए हैं, आगे अभी और मानसून चलेगी और हर दिन नुकसान बढ़ रहा है। तो इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद दौरा भी किया था, मंडी धर्मपुर भी गए थे, सरका घाट भी गए थे और उसके अलावा 3 दिन वो जो है सिराज के अंदर हर गांव में उन्होंने जाके लोगों से, जो प्रभावित लोग थे, जिनके नुकसान हुए, हर जगह जाके उन्होंने खुद, आप समझे कि आंकलन किया और लोगों को सहायता के तौर पे सड़कें खोलने की जो प्राथमिकता थी वो सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके अलावा लोगों को और जो सहायता चाहिए, खाने पीने की सामग्री है, और आगे उनको कैसे और मदद की जाए कि जो उनके घर, सैकड़ों के घर गांव के गांव तबाह हो गए, अब उनको किस तरह से बसाना है। उनकी जो सबसे पहली समस्या है कि सड़कों खोलने में सैकड़ों मशीनों को लगा के, अब आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन सड़कें काफ़ी हद तक खुल चुकी है और जिसकी वजह से लोगों को जो है सहायता वहाँ पहुँच रही है। अब उनको बसाने की बात है कि कितने लोगों के घर बह गए हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है दिल्ली माननीय देश की जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की है, समय लिया था कि जो ये आपदा हमारे प्रदेश के अंदर आई है, जिसमें तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान अभी तक हो चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से कुछ राहत जो है भारत सरकार से हमें मिले और उसको हम इमीडिएटली लोगों तक पास ऑन करें जिनको इसकी ज़रूरत है और हम उनकी मदद कर सकें राज्य सरकार। वैसे हमने खुद भी अपने रिसोर्सेज से हर तरह के जो मदद है, चाहे आप 7 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिराज के अंदर दिया, सड़कों के लिए 2-2 करोड़ रुपया दिया है और पूरे प्रदेश में भी 50 लाख रुपया हर डिवीज़न में जो है सड़कों के, जो बारिश से सड़कें खराब हो रही है, उनके रखरखाव के लिए दिया है। लेकिन फिर भी जिस तरह का नुकसान है, खास तौर पर मंडी में सिराज के अंदर, उसके लिए स्वाभाविक तौर पर हमें बड़े पैमाने पर जो है एक स्पेशल पैकेज जब मिलेगा तब हम लोगों को वहाँ ज़मीनी स्तर पर उनकी मदद कर सकते हैं। उनको दोबारा बसाने की एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके जहाँ वो नया घर बनाना चाहते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। क्या वो जहाँ उनके घर उजड़े हैं, क्या वहाँ तो वो दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? वो जगह सेफ नहीं है, वो बह चुकी है, बाढ़ आ चुका है वहाँ, और उनके जो साथ में लगती अपनी ज़मीनें थी, खेत थी, वो भी बह गए हैं। तो अब उनको सुरक्षित जगह में नए तरीके से सैकड़ों लोगों को बसाने का जो काम करना है, उसके लिए ज़मीन, अब ये भी ज़रूर है कि लोग अपने क्षेत्र पे, अपने गांव से जाके दूर भी नहीं जाना चाहते, उनकी एक भावना होती है अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, तो अब साथ लगती है ज़मीन जो है फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से। इसका जिक्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं भाजपा के 7 लोग, वो भी मदद करें कि क्या मिल जाए, वो वन भूमि में उनको जो है घर बनाने के लिए हम ज़मीन दे सकें। जब उनके पास ज़मीन होगी तभी हम आगे उनके घर बनाने की बात कर सकते हैं। जो 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, पहले भी मैनुअल में चेंज किया था, जो राहत मैनुअल है, इस बार भी उन्होंने घोषणा कर दी कि 7 लाख रुपया हम उनको देंगे जिनके घर बह गए, लेकिन उसके लिए ज़मीन का होना बहुत जरूरी है। इस बात को लेके कल उनकी मुलाकात हुई, सारी बात उन्होंने सामने रखी है। देखते हैं अब वो किस तरह से भारत सरकार हमारी आपदा के दौरान जो एक मदद है वो कैसे हमको मिलती है। और भी बजट में जो बोरिंग की जो बात की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, उसको लेके भी बात की है। और भी मुद्दे हैं, आज लगातार और मिनिस्टर से भी मिलेंगे, नितिन गडकरी साहब से भी मिलेंगे। जो हमारे 4 लेन्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नेशनल हाईवेज में जो दिक्कतें आ रही है, लगातार 4 लेन की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो लोगों के नुकसान हो रहे हैं, शिमला के अंदर भी आपके सामने घर गिरे हैं लोगों के, उसको लेके भी आज माननीय मुख्यमंत्री गडकरी साहब से बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है पहाड़ों में जो है 4 लेन की कटिंग का काम होना चाहिए और लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उसका नुकसान ना हो, साइंटिफिक वे में कटिंग हो, और जो नुकसान हुआ है उसका किस तरह से उन लोगों को जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मदद मिलनी चाहिए। ये सारे विषय जो है आज की मीटिंग में नितिन गडकरी जी साहब से उनके मुलाकात के दौरान इस बात पे भी चर्चा करेंगे। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बार फिर कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। नेशनल हाईवे 707 पर इल्लौर धार के पास जोरदार भूस्खलन हुआ, जिसमें पूरी सड़क चट्टानों और मलबे में दफन हो गई। पहाड़ से चट्टानों के गिरने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पांवटा, शिलाई, चौपाल और शिमला का संपर्क पूरी तरह से यहां से टूट चुका है। कई बसें, ट्रक और निजी वाहन फंसे हुए हैं। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन लगातार गिरते पत्थर और मलबा ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। शिमला जिले के सुन्नी खेरा गांव में शराब का ठेका खोलने के विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, महिला मंडल और नशा निवारण कमेटी ने अपने पद छोड़ दिए हैं। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। पंचायत प्रधान छविंदर सिंह पाल ने कहा कि सरकार एक तरफ नशे से मुक्ति की बातें करती है और दूसरी तरफ जब गांव विरोध करते हैं तो उन पर केस दर्ज किए जाते हैं। इस पर पूरे घटनाक्रम ने सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। डालिए पूरी खबर पर नजर। शिमला जिला के सुन्नी चेवड़ी पंचायत के सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के अलावा महिला मंडलों व नशा निवारण कमेटी ने भी इस्तीफा दिया है। इन पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत के खेरा गांव में खुले शराब के ठेके के विरोध में 12 दिन की हड़ताल के बाद सरकार के रवैये को देखते हुए ये फैसला लिया है। पंचायत प्रधान छविंद्र सिंह पाल ने बताया कि सरकार ने 13 मई को शिमला ग्रामीण विधानसभा की सुन्नी की चेवड़ी पंचायत के खेरा गांव में शराब का ठेका खोला है, जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। जिन महिलाओं ने शराब के ठेके का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर डाली। इससे नाराज होकर सभी ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ नशा मुक्ति की बात करती है और दूसरी तरफ जो पंचायतें नशे के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, उन पर एफआईआर की जाती है। इसे देखते हुए उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का फैसला लिया है। पंचायत के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि कल ग्राम सभा का आयोजन पंचायत में किया गया और कल ग्राम सभा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, जिसमें कि नशा के खिलाफ भी हमने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें कि अगर कोई नशा बेचता है और उस पर पुलिस एफआईआर होती है तो हमने निर्णय लिया है कि उस आदमी को पंचायत आगे जो फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह का उसको पंचायत से दी जाने वाली सहायता नहीं दी जाएगी। और दूसरा जो बिंदु हमने कल ग्राम सभा में रखा है, उसमें ये था कि जो लोग शराब पी के हुड़दंग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, तो अगर उनकी शिकायत लिखित में पंचायत में आती हैं तो 1-2 बार उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको समझा के छोड़ दिया जाएगा। परंतु अगर तीसरी बार वो शिकायत लिखित में आती हैं तो हम जिस तरह के पीडीएस और स्वच्छता राशन वगैरह मिलता है तो उस स्वच्छता राशन को हम लोग उससे काट देंगे, उसका नाम काट देंगे। और एक विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल आप लोगों को, पूरी पंचायत को पता है कि हमारी महिलाएं ठेके के विरोध में पिछले 11 दिनों से आंदोलनरत है और जिसमें कि हम लोग भी पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहे थे। आंदोलन इस रूप में इसलिए आया क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आदरणीय विक्रमादित्य जी से भी हम मिले, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया। हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस एसडीएम के माध्यम से भी एक्साइज कमिश्नर को भेजा, खुद भी हम उधर एक्साइज कमिश्नर को हमने मेल भेजी है, परंतु किसी भी तरह का हमारे लोगों को सुना नहीं गया, पंचायत को सुना नहीं जा रहा है। और हमारे जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन महिलाएं कर रही हैं, उन महिलाओं के ऊपर एफआईआर की जा रही है। तो इस के विरुद्ध भी हमने एसडीएम से भी मिले और एसएचओ साहब से भी मिले। तो ये हम लोगों ने एक कल निर्णय लिया है पंचायत में कि क्यों ना, अगर सरकार हमारी सुनी नहीं रही है, ना पंचायत की सुन रही है, ना उन महिला मंडलों की सुन रही है, तो क्यों ना हम लोगों को तो आप लोगों ने चुना है, हम जनता के लिए, अगर हम उनके लिए न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए मैंने कल ये फैसला लिया है ग्राम सभा के बाद, लोगों से चर्चा करने के बाद, कि भाई हम लोग आप लोगों का न्याय दिलाने में पूरी तरह से जो आपकी भावनाएं थी उस पर नहीं खरे उतर पा रहे हैं। और हम लोगों ने कल इस्तीफा देने का पेशकश की है, जिसमें कि साथ ही हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया और जितने भी महिला मंडल हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उसमें 3 दिन का समय हमने निश्चित किया है कि 3 दिनों में हम पहले प्रदेश सरकार से मिलेंगे, उसके बाद हम इसको डीपीओ को सौंप देंगे
और जैसा भी आगे निर्णय हो, क्योंकि हमारा पद जनता के लिए है। अगर जनता हमारी कष्ट में है तो उस पद का कोई महत्व नहीं है, मेरी कुर्सी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं इस पद को और पूरी पंचायत अपने पद को छोड़ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से लाइव आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू की 28 वर्षीय शानी ठाकुर ने भोलेनाथ का नाम लेकर नंगे पांव 70 किलोमीटर की श्रीखंड यात्रा पूरी की है। ये उनकी 7वीं यात्रा थी। 28 वर्षीय शानी ठाकुर कुल्लू जिले के निरमंड के बागी पुल की रहने वाली हैं। उन्होंने -5 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच खतरनाक ग्लेशियरों, पत्थरों, चट्टानों और बहते पानी से होकर बिना थके ये यात्रा पूरी की है। ईशानी का कहना है कि भोलेनाथ की कृपा उनके साथ थी, इसलिए ना ठंड लगी, ना दर्द हुआ और ना ही पाँव में एक भी छाला पड़ा। ईशानी का ये प्रयास केवल एक साहसिक कारनामा नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा का उदाहरण है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।